हेलो भाई लोग, कैसे हो आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो कैसे निकल रहे हैं दिन। टेंशन हो रही है, नहीं हो रही है एग्ज़ाम की? नहीं हो रही है तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। टेंशन होनी चाहिए। अभी तो कई सोच रहे होंगे अभी तो फॉर्म ही नहीं फिलअप हुए, अब तो हमने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया नीट के लिए और आईआईटी के लिए। और एयरफोर्स वाले सोच रहे हैं अभी तो पिछला ही रिजल्ट नहीं आया, नई वैकेंसी का तो अभी तो क्या पता है। लेब असिस्टेंट वालों भी यही दिमाग में चल रहा है, लेब असिस्टेंट वालों के भी, कि अब तक तो केवल एग्जाम डेट आई है। एनवीएस यानी नवोदय का फॉर्म निकला हुआ है, बट उसका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है कब फॉर्म भरेगा। पूरा लास्ट डेट उसकी दे तो रखी है वैसे। राजस्थान के लिए भी केवल एग्जाम डेट आई है, फॉर्म का भी तक कुछ अता पता नहीं है। सेकंड ग्रेड वालों का वैसे अता पता नहीं है। तो बस चल रही है गाड़ी, चल रही है तैयारी। जैसे मैं कभी रोड पे निकलता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या चल रहा है भाई, होता है ना वो, क्या चल रहा है, तो बोले फोग चल रहा है। वैसे उनकी तैयारी चल रही होती है। वो तैयारी चलते 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 कहाँ चली गई उन्हें खुद को नहीं पता होता है। फिर वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम लगता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, कंटिन्यूटी दो। रेगुलर आप 1 घंटा देते हो, 1 घंटा दो, बट उसके लिए भी रेगुलरिटी रखो। अदरवाइज आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी कभी नहीं होने वाली है। समझ गए? चलिए, संभव बेच की आज 15 क्लास है, जहां हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में पढ़ने वाले हैं मंत्रास। आज की क्लास होने वाली है शानदार धमाकेदार। अब आप कहेंगे सर तो हमेशा कहते हैं शानदार धमाकेदार होने वाली। क्या करूं, आपके लिए मैं चुन चुन कर ऐसी ही चीजें लेकर आता हूं जो तहलका मचा दे, जो आपका दिमाग एक बार के लिए खोल दे। अरे ये था फिजिक्स में, न्यूटन बाबा ऐसे बोल गए थे, अच्छा उसने ऐसे भी बोला था, ये तो हमें पता ही नहीं था। इसलिए कह रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए बताता हूं कि कल को एग्जाम में आपको पेपर में ये बात पता चले तो अच्छा नहीं होगा ना। मोमेंट एकदम खराब हो जाएगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अच्छा ये भी था सिलेबस में, ये तो छूटा हुआ है मेरे। जो मैं रेफरेंस बुक या जो भी बुक में यूज़ कर रहा था उसमें तो ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं था। कहाँ से होगा? बुक्स वाले आपको सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा देते हैं, डीपली कोई नहीं देता है। यही वजह है कि मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ किसी टॉपिक को किसी पर्टिकुलर ऐसे बुक से कवर करना जहाँ पर वो टॉपिक पूरे ढंग से जीरो से हाई लेवल तक दिया हो, जीरो से हीरो वाले लेवल तक दिया हो। समझ गए? चलिए, साथ में आज बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, आपेक्षिक गति की। कोशिश करूंगा ये वीडियो में दोनों चीज़ें आ जाए, और फिर हमारी एक और क्लास रहेगी जो ग्राफ से रिलेटेड रहेगी। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति कंप्लीट। उसके बाद चलेगा वेक्टर, जहां हम बात करेंगे सदिश अदिश, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पर हम 2D मोशन की बात करेंगे। और उसके बाद में बहुत कुछ हम ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो हमारे आगे भी आने वाले हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भी वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, तो आगे का रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। और जो चैप्टर हमें डिफिकल्ट लगते हैं, जिन चैप्टर्स में हमें देखते ही, सवाल देखते ही हमारा दिमाग घूम जाता है, जिन चैप्टर्स को देखते ही हमारा हक्का बक्के हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वहाँ पर हम नॉर्मल बिहेव करना चालू कर देंगे, तो डर खत्म हो जाएगा। बस कंडीशन केवल एक ही है, मेहनत करनी है और रटना नहीं है। आगे मेरी बात समझे? चलिए, तो आज बात करते हैं कुछ आगे की। हमने पढ़ा 2 क्लास में, हमने पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने ऊपर जाने की बात पढ़ी, नीचे आने की बात पढ़ी कि ऊपर जाते हुए तो क्या होता है, नीचे आते हुए तो क्या होता है। उसके अलावा मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का भी एक सवाल बताया था। उसके बाद हमने सेम टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाला, अलग अलग विस्थापन का अनुपात निकाला, जब टाइम सेम लिया हमने। और जब हमने विस्थापन सेम लिया तो हमने अलग अलग टाइम का भी रेशियो निकाला। अरे डिस्प्लेसमेंट सेम लेके अलग अलग टाइम का रेशियो भी निकाला, ठीक है। और हमने कुछ स्पेशल ट्रिक्स पे भी बात की। आज एक चीज बात करते हैं जो कभी कभी सवाल में पूछा जाता है। हमने जो अब तक पढ़ा उसमें मैंने कहीं पर भी एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की थी भाई, एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की थी, यानी मैं इसको जीरो मान चुका था, ठीक है, यानी नेगलेक्ट किया मैंने इसको, नेगलेक्टेड।
नेगलेक्ट कर दिया उसको, है ही नहीं भाई, है ही नहीं, ये लो है ही नहीं, है ही नहीं, मैं नेगलेक्ट भी क्यों लिखूँ, है ही नहीं, इसलिए मैंने जीरो लिख दिया इसको, ठीक है। बट कभी ये जीरो नहीं हो, नेगलेक्ट नहीं हो, नेगलेक्ट नहीं हो, यानी मैं जीरो के बराबर नेगलेक्ट ना करूं तो क्या हो, नेगलेक्ट नहीं हो तो क्या करूं, फिर देखो क्या होएगा। तो ध्यान से देखना, हम फिर वापस अपने फेकुराम को खड़ा करते हैं इधर, और ये हमारा है फेकुराम, फेकुराम। अब एयर रेजिस्टेंस सुन के इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसा भी कुछ होता है? अरे भाई जब आप गेंद को फेंकोगे तो हवा भी तो कुछ अपना असर दिखाएगी, ये सोचता है ऐसा भी कुछ हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। दोबारा चेक करते हैं। तो फेकुराम ने गेंद फेंकी ऊपर की ओर यू वेलोसिटी से, और ये इस हाइट पर जाके आ गई, ठीक है। हाइट में ले लेता हूं S1, फिलहाल ऊपर जाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ऊपर जाने के लिए टाइम लगा T1, और T1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U/G, T बराबर U/G। लेकिन एयर रेजिस्टेंस इसमें मैंने नेगलेक्ट कर रखा था, हवा का प्रतिरोध यानी हवा की तरफ से जो फोर्स लग रहा था उसे मैंने नेगलेक्ट कर रखा था। अब यदि हवा बॉल को रोके, भाई जब ऊपर गेंद जा रही और हवा प्रतिरोध लगाए, हवा रेजिस्टेंस लगाए, हवा मोशन का अपोज करे, रोकने की कोशिश करे, तो हवा भी तो अपना एक एक्सीलरेशन लगाएगी, क्योंकि अब हवा का एक फोर्स होगा F एयर, और F एयर इज इक्वल टू होगा M × A, लेकिन A कौन देगा आपकी बात, एयर देगा, ठीक है, क्लियर है। तो हवा कितना फोर्स लगाएगी वो डिपेंड करेगा M × A। ए जो रहेगा आपका एक्सीलरेशन वो रहेगा बाय एयर, हवा द्वारा लगाया गया त्वरण, M यहाँ पर बॉल का मास रहेगा। बट यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जी तो लग रहा है नीचे, अब ये ऊपर जा रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हवा इसको रोकने के लिए नीचे फोर्स लगाएगी, और हवा का जो एक्सीलरेशन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, एयर का एक्सीलरेशन का आएगा नीचे की तरफ आएगा, और अब टोटल एक्सीलरेशन होएगा G+A। पहले अकेला G था, अब आ गया G+A, दो एक्सीलरेशन है ना, तो दोनों त्वरण को मैंने जोड़ दिया है। सेम डायरेक्शन में तो जुड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेंगे, ये बात हम फैक्टर में करेंगे। आ गई मेरी बात समझे? चलिए अब इसका दिमाग खराब, टाइम पे फर्क पड़ गया, ठीक है। थोड़ी सी और बात करते हैं। मैं T1 को लिख देता हूं T ऊपर जाने का, T ऊपर जाने का। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की, S1 की बात की, तो S1 इक्वल टू हो गया, S1 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, S1 का फॉर्मूला होता है U²/2G, यही तो हमने पढ़ा था। तो S1 इक्वल टू U²/2G, G यानी एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ पर तो एक्सीलरेशन दो है, दो त्वरण है, तो मैं लिखूंगा A और साथ में एयर, ठीक है। ये आपके पास टाइम का फॉर्मूला आ गया, और ये आपके पास में ऊपर जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ऊपर जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब एक बार आप ध्यान से थोड़ा सोचना कि गेंद ऊपर जाकर ऊपर पहुंचती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, या नीचे आएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कई लोग तो ये सोच रहे होंगे गेंद ऊपर जाएगी, धरती खींच रही है, स्पीड स्लो होएगी, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर जब गेंद नीचे आएगी तो स्पीड यानी वेलोसिटी तेज़ होगी तो वो जल्दी पहुँचेगी, यानी नीचे आने में टाइम कम लगेगा, यानी वो नीचे जल्दी पहुँचेगी, और ऊपर जाने में सेम हाइट पर जाने में उसे टाइम लगेगा, और नीचे आने में उसे टाइम कम लगेगा। यानी यहाँ से वहाँ जाने में यदि 5 मिनट लग रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने में 5 मिनट से पहले ही पहुँच जाएगी। कई लोग ऐसे सोच रहे हैं, शायद सही भी सोच रहे हो, शायद गलत भी सोच रहे हो, अपना अनुमान लगाओ, कॉपी पेन उठाओ, वीडियो पॉज करो और ध्यान से सोचो। गेंद ले लो यार, ऊपर उछालो, घड़ी में देखो ऊपर चली गई, फिर ऊपर जाके रुकी, वापस घड़ी में ध्यान दो, नीचे आए जब तक का टाइम पता कर लो, ऊपर जाना और नीचे जाना आपको क्लियरली पता लगेगा। मैं तो तुम्हें केवल मैथमेटिकली समझा सकता हूँ, बट चलो मैथमेटिकली बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब ये हो गया इसका T का फॉर्मूला और S1 का फॉर्मूला। अब ये गेंद आ रही है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, जब ये नीचे गिरेगी तो मैंने इसका टाइम ले लिया T2, और T2 टाइम की जो बात की मैंने, T यानी नीचे, NICHE, नीचे, है ना। नीचे का टाइम कैसे निकालूं, नीचे का टाइम कैसे निकालूं, थोड़ा सा ध्यान दो, नीचे का टाइम कैसे निकालूं, यही तो हमारी कहानी है, नीचे का टाइम कैसे निकालूं, समझ गए। तो एक काम करेंगे ना, नीचे का टाइम भी निकाल लेंगे, चुटकी में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यही मैं सोच रहा हूँ, कैसे निकलेगा ये नीचे का टाइम कैसे निकलेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना। नीचे के टाइम की यदि हम बात करें
तो नीचे का टाइम निकालने के लिए एक काम करते हैं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर नीचे का टाइम निकाल लेते हैं, फटाक से निकल जाएगा। यदि ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे आने के लिए मैंने डिस्प्लेस ले लिया S2, और S2 का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये तो घर की बात है। S2 बराबर हाफ की जगह हाफ लिख देता हूँ, बट जी की बात की जाए टोटल एक्सीलरेशन किस टाइप का होने वाला है और किस साइड होने वाला है, कौन से डायरेक्शन में होने वाला है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर इस केस में जी लगेगा इधर, लेकिन जब गेंद नीचे आएगी तो हवा गेंद की मोशन का अपोज करेगी, गेंद की गति का विरोध करेगी, और विरोध करने के लिए उसे फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, तो एयर का एक्सेलरेशन अब की बार ऊपर की ओर होगा। देखो मैंने यहाँ पे दोनों केस बना दिया आपको, ऊपर जाने का और नीचे आने का। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। और अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g माइनस ए, क्योंकि g नीचे है, ए ऊपर है, गेंद अभी भी नीचे की ओर आ रही है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, इसलिए मैंने g में से एक को माइनस कर दिया। यदि आप कहते कि नहीं सर ये ज्यादा है तो गेंद ऊपर जाती ना कि नीचे आती, क्योंकि जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। यदि एयर का फोर्स ज्यादा होता तो गेंद ऊपर जाती, लेकिन अभी g वाला यानी गुरुत्वाकर्षण वाला जो बल है, गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे की ओर आ रही है। और हवा, अरे मैंने एयर ही लिखा है, अच्छा, और जो हवा ने फोर्स लगाया वो कम है, बट इससे एक्सेलरेशन पे इफेक्ट तो पड़ेगा, टोटल फोर्स पे फर्क पड़ेगा, और टोटल फोर्स की बात की जाएगी, टोटल एक्सेलरेशन की बात की जाएगी, तो जी में से एक को मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया g माइनस ए, और साथ में लिख देता हूँ टी स्क्वायर, और टाइम यहाँ पर लगा नीचे का। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। यदि मैं, अभी आप कहोगे सर टाइम को तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, देखो मैं इधर से कैलकुलेट कर लूँगा यार, फटाक से भी ऐसे चुटकी में काम होगा। कैसे? मुझे पता है, अब आप कहोगे सर ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे जाने का टाइम, नहीं बाबा नहीं, ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे जाने का टाइम तभी होता है जब ए हमारा कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। वहाँ पर हम एयर का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करके चलते हैं, हवा का प्रतिरोध हम नहीं मानते हैं, तो हम केवल मानते हैं जी केवल हम मानते हैं जी। क्या करो, जुकाम अभी तक गई नहीं, 1 महीना होने को आ गया। जब हम जी ही मानते हैं तो केवल जी रहेगा। उस कंडीशन में हम ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे आने का टाइम कर देते हैं, बट यहाँ पर ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे आने का टाइम नहीं है बराबर, तो मैं या तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिख रहा था फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसे किया कि चलो छोड़ो आसान करते हैं। लेकिन एक चीज़ दोनों में बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हाइट सेम है, यहाँ से ये पॉइंट जितनी हाइट पे उतना ही ऊपर से नीचे तक है, ये तो बदलेगी नहीं, इसका किसी चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर S2 की जगह, इधर मेरे को पता है कि S1 बराबर है S2, तो S2 की जगह मैं लिख देता हूँ S1, और इस फॉर्मूले को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ g माइनस ए और साथ में टी स्क्वायर नीचे। ठीक है, ध्यान दो, S1 S2 बराबर है, तो S1 की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रखता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा u स्क्वायर 2, ये जो a है वो एयर का है, मैंने लिखा नहीं था, आप समझ गए होंगे, g प्लस ए, ये तो मैंने देखो S1 की वैल्यू लिख ली, u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए जो यहाँ पर है एयर का है रेजिस्टेंस, एयर के रेजिस्टेंस से जो एक्सीलरेशन आया वो ए एयर है। अरे आज तो क्या हो रहा है यार, गला ही रुक जाता है मेरा तो। अरे अब समझ गए ना एयर का है, अब मैं एयर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार लिखता हूँ, खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ लिखते लिखते, इससे बेटर है कि छोड़ो, टी नीचे, ठीक है, ये लो भाई NICHE। मुझे यहाँ से टी नीचे का टाइम चाहिए, तो मैं इधर लेकर आता हूँ, और ये बनेगा आपका u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, यानी मैं 2 से 2 ही काट देता हूँ ना, इधर क्या लेके जाऊँगा, चलो हटो, अभी तो सारा मैथ्स का खेल बचा है। और नीचे इसको उठा लाता हूँ, मेरे पास आ जाएगा g माइनस ए, और आपके पास इधर आ जाएगा टी स्क्वायर NICHE। नीचे का टाइम आ गया, ठीक है, नीचे का टाइम आ गया। अब मैं कैसे बनाऊँ, यहाँ का डायग्राम आपको समझ में आया, ठीक है, क्लियरली समझ में आया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इधर का मिटा दूंगा, डायग्राम मिटा देता हूँ, समझ गए ना, डायग्राम मिटा देता हूँ मैं, ताकि मुझे टाइम का थोड़ा पता लग जाए, मैं ढंग से इसको लिख पाऊँगा। अब जगह नहीं रहती ना हमारे पास, बोर्ड छोटा है, लिमिटेड हमारे पास स्पेस है, लिमिटेड हमारे पास टाइम, और लिमिटेड ही हमारे पास असेट है, इतनी ज़्यादा असेट है नहीं, इतने ज़्यादा हमारे पास कोई संसाधन है नहीं कि हम इसे यूज़ कर सकें, है ना। टी नीचे, लेकिन
मजबूरियों में जो पढ़ाई की जाती है, ठीक है, अभाव में जो पढ़ाई की जाती है, वही आदमी सक्सेस होता है। जिसके पास सारी सुविधाएं होती है, अनाप शनाप पैसा मान लो, अनाप शनाप सुविधा मान लो, अनाप शनाप टीचर मान लो, अच्छी से अच्छी हाई कोचिंग मान लो, उनका सक्सेस होने का चांसेस कम होता है। लेकिन जो बंदा मेहनत करके पढ़ता है, किसी दूसरे की हेल्प लेके पढ़ता है, जिसके पास टाइम पर पैसे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, जिसके पास बुक्स नहीं होती, वो उधार मांग मांग के बुक्स और नोट्स बना के पढ़ता है, वो बंदा हमेशा सक्सेस होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने अभाव वाली ज़िंदगी को दोष देकर अपनी ज़िंदगी निकालना चाहेंगे या उसी अभाव वाली ज़िंदगी को अपनी ताकत बनाकर सक्सेस होकर दिखाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर देखो, यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, मैं रूट लगा देता हूँ और यहाँ पर आएगा u² अपॉन g प्लस a g माइनस a और t NiCHe नीचे, रूट निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा g प्लस a g माइनस a। ये लो भाई, नीचे का टाइम भी आ गया आपके पास, ये लो। ऊपर का टाइम आपके पास यहाँ पर है, t ऊपर UPPER ऊपर, ऐसे लिखते हैं ना मैसेज, g प्लस a। कंपेयर करके देख लो, नो प्रॉब्लम। यदि आपसे कंपेयर करना हो रहा है तो कंपेयर करके देख लो। कंपेयर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से कर लो, यहाँ से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से कर लो। इसका स्क्वायर करो आप, t ऊपर का स्क्वायर u² g प्लस a का होल स्क्वायर। देखो, स्क्वायर करने के बाद भी आपको एक चीज़ पता लग जाएगी, ध्यान से देखना, खुद समझ जाओगे, आपको खुद पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। देखो, यहाँ पर सीधा u अपॉन g प्लस a का डिवाइड देना है, यानी ये वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर g प्लस a को g माइनस a से मल्टीप्लाई करना है। दो नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन फिर उनका रूट निकालना है, तो रूट निकालने से वो नंबर और छोटा हो जाएगा, और जब ये नंबर छोटा होएगा तो ये टाइम बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, आपको t ऊपर का टाइम आपका कम रहेगा और t नीचे का टाइम आपका ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब किसी गेंद को यदि आपने ऊपर फेंका है तो ऊपर जाने में उसे कम टाइम लगेगा, जबकि नीचे आने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, ऊपर तो वो धीरे धीरे जाएगी, यानी उसे टाइम लगना चाहिए ज़्यादा, और वो नीचे तेज़ी से आएगी, उसे टाइम लगना चाहिए कम। यानी कोई गेंद ऊपर 5 मिनट में पहुंच रही है तो वो 5 मिनट से पहले नीचे आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक स्पेशल रोल है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर अलग से फोर्स लगाना चालू कर देता है, और यही वजह है कि एक्सीलरेशन की वैल्यूज बदल जाती है और टाइम में वेरिएशन आ जाता है, टाइम में अंतर आ जाता है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? चलिए भाई, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। समझ में आया ना? तो आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना कि गेंद को ऊपर फेंकते हैं और नीचे जब गेंद आती है तो दोनों के बीच में समय में क्या फ़र्क रहता है। ऊपर जाने में कम टाइम लगता है, नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। यदि आपने 1 सेकंड में गेंद को ऊपर फेंकी है तो 1 सेकंड से पहले तो वो नीचे नहीं आएगी, 2 सेकंड ही मान लो, यानी नीचे आने में उसे टाइम वैसे भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलो एक सवाल हो रहा है भाई, मैं उसका डायरेक्ट आपको एक सवाल और उसका आंसर बता देता हूँ। सॉल्व करने में उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए कि यदि आपने x डिस्टेंस ट्रेवल की p सेकेंड में, चलो इसको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं है, ठीक है, बता दे क्या? बता दे, चलो बता देते। यदि आपने p सेकेंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली x, मैंने बताया था आपको n सेकेंड के लिए फॉर्मूला, n सेकेंड के लिए जब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मैंने बोला था u प्लस a/2 2n-1 होती है। एक nth सेकेंड, वो जो जस्ट एक मूवमेंट होता है, जो 1 सेकेंड या दूसरे वाले सेकेंड या तीसरे वाले सेकेंड, केवल तीसरे वाले सेकेंड से मतलब होता है, तो उस समय फॉर्मूला ये लगाया जाता है। वैसे यदि क्यूथ सेकेंड की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर y डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, और यहाँ पे यदि rth सेकेंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर z डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। ठीक है, तो इनके बीच का जो रेशियो होता है वो ये होता है। यदि मैं सेकेंडों को माइनस करूँ और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँ तो डिस्टेंस कौन सी, p में से q को माइनस करूँ, बची हुई डिस्टेंस यानी z,
प्लस q में से आप r को माइनस करो, तो QR बची हुई डिस्टेंस x, और अब आप r में से p को माइनस करो, r में से p को माइनस करो, बची हुई डिस्टेंस आपके पास y है। देखो यहाँ पर टाइम p और q के बीच का डिफरेंस निकाला, तो डिस्टेंस उसकी लिखनी है मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ पे r नहीं है, तो r की डिस्टेंस z है। q में से r को मैंने माइनस करके एक डिफरेंस निकाला टाइम का, q में से r को माइनस किया, तो यहाँ पर है कौन नहीं, p की डिस्टेंस x, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है, और मैंने r को और p को आपस में माइनस किया है, यानी यहाँ पर डिफरेंस निकाला है r माइनस p, और मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया है y से, क्योंकि यहाँ पर q नहीं है तो q की डिस्टेंस y है, तो ये सब मिलकर मल्टीप्लाई होकर जुड़कर 0 बनाती है। ये एक तरह की एक साइकिल है। इस साइकिल को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर लास्ट में ही आएगा, लेकिन ये 1-2 पेज की हो जाएगी और उसकी कोई डेरिवेशन हमारे काम की है नहीं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवालों में ये पूछी जा सकती है, जिसे हम मंत्रास के नाम से जानेंगे। मंत्र फटाक से आएगा, फटाक से करना है और आगे निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि इसे सॉल्व करने बैठ गए तो आपके 2-4 सवाल जरूर छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। ठीक है, चलिए खत्म करें इसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब मैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड लास्ट टॉपिक की बात करूंगा। सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट है। उसके बाद रिलेटिव मोशन, उसके बाद ग्राफ और कहानी कंप्लीट। ग्राफ के सवाल हमेशा आते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। फिजिक्स पढ़ी और ग्राफ ही नहीं समझे कुछ नहीं हो सकता। फिजिक्स पढ़ी और ग्राफ ही नहीं हो, फिजिक्स पढ़ी और ग्राफ ही नहीं समझे तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे बाहुबली देखिए और कटप्पा का पता ही नहीं कटप्पा कौन था। भाई कटप्पा का ही नहीं पता तो कैसे बताओगे बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? आई मेरी बात समझ में? तो वही बात है, बाहुबली देखिए और आपको कटप्पा का ही नहीं पता कौन था तो कोई मतलब नहीं है मूवी देखने का। उसी प्रकार यदि आपने फिजिक्स पढ़ी और उसे ग्राफ के मतलब नहीं समझ में तो कोई फायदा नहीं है। अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स के बारे में हम सवाल ले लेते हैं भाई। अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स, अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स ये क्या होती है सर? ये क्या होती है? चलो मैं आपको एक सवाल बताता हूँ और उसके फॉर्मूला भी डायरेक्टली बताऊंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। ए कार ट्रेवल्स स्टार्ट्स लिखता हूँ, है ना। ए कार starts from rest and accelerated with 3 मीटर पर 3 नहीं, मैं 8 ले लूँ क्या? 8 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अच्छा 4, अच्छा बाद में लिखते हैं ना, accelerated with 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड obtain, देख लेते हैं ना सवाल किस टाइप से बनाना है। obtain, वो क्या है कि मेरे दिमाग में कुछ और सवाल चल रहा है, मैं लिख कुछ हो रहा हूँ। obtain मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड समझ लो, वेलोसिटी समझ लो, एंड देन रिटार्टेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्टॉप, रुक गई बाद में, है ना। दिस टोटल जर्नी टाइम इज 24 सेकेंड। फाइन, पहला टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको निकालना है कुल विस्थापन। सेकेंड वी मैक्स, थर्ड वी एवरेज, और फोर्थ टाइम t1 एंड टाइम t2। अब इसके बारे में बता दूंगा टाइम t1 और टाइम t2 क्या है। सवाल सुन लीजिए पहले ढंग से कि एक कार स्टार्ट होती है रेस्ट से, रेस्ट यानी विराम अवस्था, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसके बाद में वो एक्सेलरेटेड होती है, यानी वो त्वरित गति करती है, और इसमें त्वरण जो है वो आपका कांस्टेंट है। देखो मैं ध्यान से लिखा रहा हूँ आपको, कांस्टेंट त्वरण से वो गति करती है जिसकी वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑब्टेन मैक्सिमम स्पीड, और उसके बाद उसकी स्पीड एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है, और उसके बाद में रिटार्टेड यानी उसकी स्पीड धीरे धीरे
रुकना कम होना चालू हो जाती है, यानी मंदन होना चालू हो जाता है, यानी डिसिलरेशन होना चालू हो जाता है। और रिटार्टेड मोशन में जो रिटार्डेशन होता है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होता है, यानी मंदन में जो त्वरण लगेगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगेगा, ठीक है, और गाड़ी रुक जाती है। ये जो टोटल जर्नी टाइम है, ये जो पूरी यात्रा का समय है, यानी 0 से स्टार्ट होना, फिर मैक्सिमम स्पीड पे जाना और फिर वापस 0 पर आना, ये टोटल 24 सेकंड का है। हमें पता करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, वी मैक्सिमम, वी एवरेज और T1 एंड T2। T1 टाइम है, इसे कितना टाइम लगा मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने में, ठीक है, और T2 टाइम है मैक्सिमम स्पीड से वापस 0 आने में से कितना टाइम लगा। ये T1 टाइम है मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचने में से कितना टाइम लगा, यानी 0 से मैक्सिमम स्पीड तक जाने में से कितना समय लगा, और T2 टाइम है मैक्सिमम स्पीड से 0 तक आने में वापस उसे कितना समय लगा। ठीक, मैं ग्राफ से बात करता हूं। ये ग्राफ आपका, ये ग्राफ है VT ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैसे ग्राफ मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में तो ग्राफ पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। भाई जिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये वेग समय ग्राफ। आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आपका जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगा, और वो जो सरल रेखा है वो त्वरण को बताएगी। हम और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। वेग समय ग्राफ में यदि आपका त्वरण कांस्टेंट है तो ये जो लाइन है ये त्वरण को बताएगी, एक को बताती है लाइन। ढाल जो होता है, इस लाइन का जो ढाल होता है वो त्वरण को बताता है, और ये ढाल ये कहना चाहता है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू जो स्लोप आएगा, ढाल आएगा, वो कांस्टेंट होगा। ढाल यहाँ पर त्वरण को बताएगा, यानी त्वरण भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब त्वरण कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो देखो यहाँ से उसने 0 से स्टार्ट किया और फिर धीरे 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 जाके वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुँच गई। गाड़ी जब मैक्सिमम स्पीड पे पहुंची, आप जो है ब्रेक लगाने लग गए, और ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन हुआ, मंदन लगा, एक अपोजिट फोर्स लगा, जिसकी वजह से गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगी, और धीरे 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 वो वापस 0 स्पीड पे आ गई, ठीक है। ये लो वेलोसिटी 0। यहाँ से यहाँ तक ध्यान दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम लगा T1, और यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम लगा T2। भाई यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा T2। इसका एक्सीलरेशन अल्फा है, इसका एक्सीलरेशन बीटा है, ये स्पीड बढ़ने के लिए, स्पीड घटने के लिए, ठीक है। मैं कुछ फार्मूला लिखाता हूँ। देखो पहला फार्मूला फिर मैं सवाल को मिटाऊंगा, इसलिए पहला फार्मूला आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम स्पीड, यानी यहाँ पर आपकी स्पीड क्या है, V मैक्सिमम है। तो भाई 0 से स्टार्ट करते हो और V पर आप जब पहुँचते हो, तो V मैक्सिमम का फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाता है अल्फा T1, त्वरण इंटू टाइम। वैसे तो वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन बात वही निकल के आती है। यदि V मैक्सिमम से आप 0 पर आते हो तो V मैक्सिमम आप बीटा से भी निकाल सकते हो, बीटा T2। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, अल्फा T1 बीटा T2। यदि एक्सीलरेशन अल्फा है तो उसका टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि आपका एक्सीलरेशन बीटा है तो उसका टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। यदि आपके पास यहाँ से यहाँ तक चढ़ने वाला टाइम दे रखा है तो उतरने वाला टाइम भी आपको दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है या दिया हुआ है उसके बारे में हम सवाल में बात करेंगे। लेकिन यदि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको टाइम पता है, चढ़ना है, नहीं हम कहीं पे चढ़ नहीं रहे, ये केवल वेलोसिटी को बता रहा है कि वेलोसिटी धीरे 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 एक फिक्स रेट से बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हो गई है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यदि आपको निकालनी है तो जिस त्वरण से वो, जिस त्वरित गति में वो है, जिस त्वरण के साथ वो बढ़ रही है, जिस एक्सीलरेशन के साथ वो बढ़ रही है, उसे जितना टाइम लगा है तो एक्सीलरेशन को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे ही मैक्सिमम स्पीड से आप 0 पर आए तो जिस त्वरण के साथ वो घट रही है, जिस डिसिलरेशन के साथ वो डिक्रीज हो रही है, और जितना उसे टाइम लग गया है 0 पर आते आते, उस टाइम को उस डिसिलरेशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास V मैक्सिमम निकल के आएगी, पहली चीज। दूसरी, यदि आपको मैं एवरेज की बात करूं, यानी एक्सीलरेशन एवरेज यानी औसत त्वरण की बात करूं, तो औसत त्वरण का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एक फॉर्मूला ये लीजिए। तीसरे फॉर्मूले की यदि बात करें हम S, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हाफ A एवरेज की जगह मैं इफेक्टिव लिखता हूं, ये ज्यादा अच्छा है। इफेक्टिव जिसको आप लेकर सारा प्रोग्राम कर सकते हैं, एवरेज बोलो या इफेक्टिव बोलो। कई किताबों में एवरेज मिलेगा, कई किताबों में इफेक्टिव मिलेगा। इफेक्टिव का ध्यान रखना, तो आप लिखेंगे ए इफेक्टिव T²। T यहाँ पे टोटल टाइम है, यहाँ से आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। चौथा फॉर्मूला आपका है V एवरेज का, और V एवरेज इज इक्वल टू होता है V मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, ठीक है। यदि आपके पास अल्फा और बीटा नहीं है और आपके पास इफेक्टिव एक्सीलरेशन है, ये वाला औसत वाला जिसको हम बोल रहे थे, यदि ये है
तो आप एक काम और कर सकते हैं। अब मैं सवाल मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे फॉर्मूलाज के लिए मेरे पास जगह नहीं बची है। अरे यार सिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक्सेलरेटेड विथ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रिटार्डेड, ठीक है। अभी कर लेंगे बात, ठीक है, समझ में आया? चलिए भाई, अब मेरे पास जगह नहीं बच रही, मैं लिखूँ वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा एक फॉर्मूला में इधर लिख देता हूँ, समझदार तो समझ लेना। यदि मुझे वी मैक्सिमम का फॉर्मूला और चाहिए तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ए इफेक्टिव से भी, और ए इफेक्टिव इंटू टी हो जाएगा, टी यानी टोटल टाइम, इफेक्टिव यानी ए इफेक्टिव इंटू टोटल टाइम, आपके पास वी मैक्सिमम निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज हो गए, 1 2 3 4 और वो 5वां नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं इसमें से कुछ चीज़ें छाट लेता हूँ। एक तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी अल्फा की वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ये रुक रहा था, यानी बीटा की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टोटल टाइम जो लगा उसे 24 सेकेंड लगा है, यानी यहाँ से यहाँ तक उसे जो लगा है वो 24 सेकेंड लगा है, ठीक है। मैंने सारा डेटा यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब आप आराम से पहले सवाल उतार लेना, वीडियो पॉज करके उस पर फटाफट लिख देना। मैंने तो समझा दिया क्योंकि जगह मेरे पास कम है यार, इसीलिए मैं थोड़े से बड़े सवाल चाह कर भी नहीं करवा पाता हूँ, क्योंकि मुझे सवाल मिटाना पड़ता है, फिर मज़ा नहीं आता है, पूरा मूड इधर उधर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर यदि मैं सबसे पहले बात करूँ कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो खुद समझ जाओगे। वी मैक्सिमम चाहिए आपको, पहले मैं ए इफेक्टिव निकालता हूँ क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है ये ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव होता है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा से आप ध्यान से देखेंगे 4 और 8 है आपके पास, 8 इंटू 4, 4 प्लस 8, 8 चौक होते हैं 32 और 8 4 होते हैं आपके पास 12, यानी आपके पास हो गया 16/6। ये आएगा ना, 16 दूना 32, 6 दूनी 12, और काट दो 8/3, बस हो गया 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आगे काम में लेंगे हम, ठीक है। चलिए पहली चीज आपको चाहिए, पहला सवाल टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हाफ ए इफेक्टिव टी स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ लिखो। ए इफेक्टिव आपके पास है 8/3 और टोटल टाइम आपको लगा था 24 सेकेंड। मैंने यहाँ पे देखा है, देखो 24 सेकेंड, यानी आप लिखेंगे 24 इंटू 24। आराम से काटो यार बैठ के, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, सिंपल सी बात है। और अब आपके पास बचेगा 8 8 64 इंटू 12, 12 चौक 48, 4 12 6 72, 12 6 72, 72 4 76, 768 मीटर। काम खत्म। समझ में आया? इस टाइप से सवाल करेंगे अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स के, ठीक है, बैठ गया दिमाग में। चलिए भाई, अब दो चीज हो गई, हमें चाहिए वी एवरेज, आपको चाहिए वी एवरेज, और वी एवरेज जो होती है वो वी मैक्सिमम का हाफ होती है। वी मैक्सिमम का हाफ होती है, लेकिन आपके पास अब तक वी मैक्सिमम नहीं आया है। कोई बात नहीं, पहले हम वी मैक्सिमम निकालेंगे। अब मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें केवल वैल्यू रखता हूँ। तो पहले हमें चाहिए वी मैक्सिमम, और वी मैक्सिमम का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए इफेक्टिव इंटू टाइम, टोटल टाइम। ए इफेक्टिव आपका पास है 8/3 और टोटल टाइम है आपके पास 24, 3 से काट दिया 8 या 24 और आपके पास आ गया 64 मीटर पर सेकेंड। 64 मीटर पर सेकेंड आ गया, ए इफेक्टिव आ गया, एस आ गया, वी मैक्सिमम आ गया। मुझे वी एवरेज और चाहिए, तो मैं निकाल देता हूँ वी एवरेज, जो कि वी मैक्सिमम का हाफ होती है, यानी 64 का आधा 32 मीटर पर सेकेंड। 32 मीटर पर सेकेंड, खत्म भाई, आ गया वी एवरेज भी। अब मुझे जो निकालना था, टाइम निकालना था, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, बस। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, तो मैं भी इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। पहले फॉर्मूले लिख लेना आप, मैं इधर आ गया हूँ, वीडियो पॉज करें, फॉर्मूला लिख लीजिए और उसके बाद आगे कहानी चालू कर दीजिए, ठीक है। चलो, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम भी हमें चाहिए ना। कहाँ ऊपर जाने का? अरे मेरे भाई, इस ग्राफ में, ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा है उसका टाइम, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा और मैक्सिमम वेलोसिटी से रुकने के लिए कितना टाइम लगा, वहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखो, वी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा T1 या हो सकता है बीटा T2। तो मुझे T1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वी मैक्सिमम में डिवाइड दूंगा अल्फा का, यहाँ पर 64 है और 64 ही है ना वी मैक्सिमम, हाँ 64 है, और अल्फा यानी 8 है, 8 से मैंने काट दिया, 8 सेकेंड तो लगा इसे। फिर मैं T2 की बात करूंगा, और T2 की बात करूंगा तो मेरे पास आएगा वी मैक्सिमम बाय बीटा
बीटा का डिवाइड दे दो, वी मैक्सिमम यहाँ पर कितना है 64 है, लेकिन अब की बार बीटा कितना है 4 है, और मैंने यहाँ पे कर दिया 16 चौक 64, रुकने में उसे सेकंड 16 सेकंड लगे। यानी किसी कार को यदि आप 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ाते बढ़ाते स्पीड बढ़ाते बढ़ाते उसकी मैक्सिमम स्पीड तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद में ब्रेक लगा के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड घटाते घटाते 0 तक लाते हैं, तो आपको स्पीड बढ़ाने में 8 सेकंड लगेंगे, जबकि वापस आने में आपको 16 सेकंड लगेंगे। ठीक है, वापस आने में 0 लेवल पर आने में आपको गाड़ी रोकने में मैक्सिमम स्पीड से 0 लेवल यानी गाड़ी रोकने में आपको 16 सेकंड लगेंगे। इस टाइप से अल्फा बीटा की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती है। ठीक है, ये अल्फा बीटा प्रॉब्लम है। 1 मिनट और मैं पहले वीडियो देख लेता हूँ। कल की क्लास भी ऐसे हुई थी, मैंने पूरा वीडियो बना दिया 1-1.5 घंटे का, ये सब उसमें पढ़ाया था मैंने, लेकिन बाद में पता लगा वीडियो तो चालू ही नहीं है, फिर हो गया दिमाग खराब। तो एक बार मैं पहले वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, चल रहा है ना? हाँ भाई चल रहा है, भाई चल रहा है, चल रहा है, चलो चल रहा है, चल रहा है भाई, चल रहा है। ठीक है, चलो भाई। अब हम आगे बात करते हैं। आज की क्लास में लंबी रखने वाला हूं क्योंकि काम की क्लास है और काम की चीज़ें इसलिए होने वाली भी है। फिर मैं ग्राफ्स के बारे में बात करूंगा और क्लास को मैं ख़त्म कर दूंगा। या मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास रिलेटिव मोशन की रख ही देते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी काफ़ी अल्फ़ा बीटा में हो गई और उसमें कंप्लीट हो गई। चलो रिलेटिव मोशन की बात करें, सवाल नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, अभी इतना कर लेते हैं और ग्राफ को ले लेंगे साथ में। ठीक है, तब कि 2 क्लास में काम खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि जरूरी भी है ना सिलेबस खींचना हमारा, वरना लेट हो जाएंगे अब। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन आपेक्षिक गति, आपको आज भी मिलेगा ये टॉपिक, और जब आप वेक्टर पढ़ेंगे आप तब भी पढ़ेंगे इसे, क्योंकि बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, बस लोगों को समझ में नहीं आती, आज समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से सुनना। आपेक्षिक गति का मतलब है किसी एक आदमी का किसी दूसरे आदमी के साथ कंपेयर करते हैं ना गति में, वो आपेक्षिक गति का मतलब है किसी एक आदमी का किसी दूसरे आदमी के साथ में तुलना में गति। जैसे मेरी इस बोर्ड के साथ कर दीजिए। ठीक है, मेरी इस बोर्ड के साथ कर दीजिए, बोर्ड भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, अब आप भी है। अब आप जमीन पर बैठे बैठे मुझे देख रहे हो, मैं भाग रहा हूँ 10 की स्पीड से, भागा भाई भागा 10 की स्पीड से। आपको पता है मेरी स्पीड यदि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं 1 सेकंड में 10 मीटर जा सकता हूँ या चला जाता हूँ। 1 सेकंड में 10 मीटर चला जाता हूँ। आपने मुझे देखा, मैं 10 की स्पीड पे चला गया। 1 सेकंड बाद आपने फिर मुझे कहा स्टॉप, मैं कितनी दूर पहुँचा? 10 मीटर पहुँचा। कितनी दूर पहुँचा? 10 मीटर पहुँचा। ठीक है, चलिए भाई। अब ये बोर्ड भी मेरे साथ भाग रहा था, किसी और जगह ये भी भाग रहा था, दौड़ लग रही थी। इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड की, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड की। आप इसे देख रहे हैं, आप अभी रुके हुए हैं, आप अभी ग्राउंड पर है, धरती माता पर बैठे हैं, आपकी वेलोसिटी, आपका वेग 0 है। आप इसे देखें तो ये तो 1 सेकंड में 15 मीटर जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड की, ये 1 सेकंड में पहुंच गया 15 मीटर। आपने कहा स्टॉप। अब जब आपने मुझे देखा तो मैं तो मिला 10 मीटर पे, ये मिला 15 मीटर पे। अब देखने का नजरिया देखो, आपने मुझे देखा 10 मीटर, यानी मेरी स्पीड आपके कंपेयर में, आपकी तुलना में, आपके रेस्पेक्ट में कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकंड। आपके रेस्पेक्ट में, आपके हिसाब से इस बोर्ड की जो वेग है, बोर्ड की स्पीड है, वो कितनी हुई? 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैं भी इसको देखूंगा, हाँ स्टॉप कर दिया, मैंने आपको देखा, आपकी स्पीड 0, मैंने इसको भी देखा, बोर्ड को भी, तो ये मेरे से कितना आगे आ चुका है? ये मेरे से 5 मीटर आगे आ चुका है, क्योंकि मेरी स्पीड है 10, इसकी स्पीड है 15, ये 5 मीटर मेरे से आगे निकल चुका है। तो मेरे रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ ना, देखो, किसी एक ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की गति को ही हम आपेक्षिक गति कहते हैं। किसी एक वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु की गति आपेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन में आती है। समझे? मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका है टिंकुराम, मिंकुराम। वापस बात करते हैं, अभी मैं और आप हम बैठ के देख रहे हैं इसको, दिख गए? ठीक है, हमारी वेलोसिटी, हमारी HAM, हम HAM, मैं और आप, हमारी वेलोसिटी है 0। हम रुके हुए हैं ना, यानी ग्राउंड पर। हम कहाँ पर है? ग्राउंड पर। ध्यान से देखना भाई, ये इस लाइन से भागा, हमने कहा दौड़ लगा दो भाई। जैसे दौड़ लगाया, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। किसके रेस्पेक्ट में? हमारे रेस्पेक्ट में, हमारे, यानी हमारी 0 है ना। तो मैं लिख देता हूँ VA दे दो इसका नाम A, VA विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड VB विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ए को देख रहा है ग्राउंड पर बैठा आदमी, बी को भी देख रहा है ग्राउंड पर बैठा आदमी, और ग्राउंड वाले आदमी के हिसाब से इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। जितनी भी हमने अब तक स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी है उसमें हम खड़े खड़े देख रहे थे भाई, ऊपर देख रहे थे, सामने देख रहे थे, गाड़ी को देख रहे थे, टिंकू राम को गेंद फेंकते हुए देख रहे थे, फेंकू राम को पत्थर मारते हुए देख रहे थे। ये सब जो भी हम देख रहे थे वो हम रुके रुके देख रहे थे। मेरा भाई कोई बिस्तर में बैठा होगा, कोई रजाई के अंदर ईयरफोन लगा के बैठा होगा, कोई बाबू सोना के साथ मैसेज कर रहा होगा, फिर देख रहा होगा, कोई तो किसी न किसी कंडीशन में आप हो, लेकिन आप बैठे बैठे देख रहे हो। यदि आपकी स्पीड वेलोसिटी 0 मानी जाए तो उन सब की जो भी वेलोसिटी वो आपके रेस्पेक्ट में है, यानी वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो हमने इसको देखा, हमने इसको देखा, हमने इसको देखा, हमने इसको देखा, इसने मुझे देखा, इसने तुम्हें देखा, दोनों को देखेंगे ना यार, दोनों ही बैठे हम। अब हमने देखा 10 मीटर पर सेकंड से जाता है, नहीं मैं एक एक सेकंड की गति करवाता हूँ इनको। इसका मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा, तो 1 सेकंड में ये पहुंच गया यहाँ पर 10 मीटर, और हमने इसको इस पॉइंट पे देखा और ये भाग कर पहुंच गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये कितना चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर चलेगा। अब जब हमने देखा इसको, देखो मैं आपके पास में आके देख रहा हूँ भाई, हाँ ओहो रुक जा भाई, इसको मैंने कहा तू भी रुक जा, ये रुक गया। जब मैंने इसको देखा तो ये 10 मीटर पहुंचा, मैंने इसको देखा तो ये 15 मीटर पहुंचा। इसने हम दोनों को देखा, इन दोनों ने हम दोनों को देखा, हम तो हमारी जगह ही हैं, तो ये पीछे देखेंगे, अच्छा ये पीछे छूट गए भाई, अच्छा पीछे छूट गए। तो मेरे हिसाब से इसकी वेलोसिटी 10 मीटर हो गई है, या यदि मैं इसको बोलूँ तो मैं इससे 10 मीटर पीछे छूट गया हूँ, तो इसके हिसाब से हमारी वेलोसिटी 10 मीटर हो गई है। ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं आता तो ऐसे समझ लो, कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाऊंगा मैं ज़्यादा। हमारे हिसाब से इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की है, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड की है, यानी इसने हमें देख लिया, इसने भी हमें देखा, हमारे हिसाब से बात की जा रही है, तो इसकी स्पीड 10 और इसकी 15 है, यानी ग्राउंड के हिसाब से अच्छे से। लेकिन इस बंदे ने इसको देखा, इधर 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 देखा भाई, इधर। जैसे इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, मैं कहूँ ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, तो 1 सेकंड में ये कितना आगे निकला, ये 5 मीटर निकला। तो बी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में आपकी बार आ गई 5 मीटर पर सेकंड, यानी ए को बी 5 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ नजर आएगा, हमें ए 10 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ नजर आ रहा है, और बी 15 मीटर पर सेकंड की से भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ए को बी 5 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ नजर आएगा। जितना तेज हमें ए और बी लग रहे हैं, उतना तेज भागता हुआ ए को बी नहीं लग रहा है, बी को ये 5 मीटर पर सेकंड से लग रहा है। ये बात आप तब कंपेयर कर सकते हैं जब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, दो दोस्त आपस में बातें करते करते जा रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, तो ऐसा लग रहा है ये मेरे सामने, मैं तेरे सामने, बोलते बोलते जा रहे हैं, तो पड़ोस में पतासी वाला खड़ा है, कौन पतासी वाला, अरे यार मुँह में पानी आ गया है ना, पतासी बड़ी फेवरेट है लड़कियों की, तो अरे वाह दीदी मिर्चियाँ ठूस ठूस के खा लो ना। मेरे घर वाले भी बहुत ऐसे मिर्ची लाल करवा के खाते हैं उसको पूरा एकदम, और मेरा तो देखिए कान बजना चालू हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, पतासी वाला हमें देख रहा है, तो 2 लोग जा रहे हो, पतासी वाला देख रहा है, या आप देख रहे हो, ये 2 लोग जा रहे हैं, एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 15, एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 15 है, ठीक है। तो ये दोनों चले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी स्पीड है 15, और इधर किधर लिखो यार, इधर ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसकी स्पीड 15, इसकी तुम 10 समझ लेना, समझ, ये लो, ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये भागा 1 सेकंड में ये पहुंचा यहाँ, 1 सेकंड में ये पहुंच गया यहाँ। तुमने देखा ये 10 की स्पीड से भागा, यानी 10 मीटर पर सेकंड में, ये 15 मीटर पर सेकंड में, ये 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, ये 1 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है। लेकिन इसने इसको देखा तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 5 का डिफरेंस। कितने का आ रहा है? 5 का डिफरेंस। सही बात है ना? सही बात है। तो इस हिसाब से मैं आपको 2 फॉर्मूला बता देता हूँ। जब सेम डायरेक्शन में मोशन होती है, सेम डायरेक्शन यानी समान दिशा में, समान दिशा में, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इसका वेग और इसके वेग का अंतर आया। इसका वेग 10 था, इसका 15 था, इसकी वेलोसिटी 15 थी, इसकी 10 थी, दोनों के बीच का डिफरेंस आया। लेकिन वो जो वेलोसिटी थी वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे b की स्पीड एक के साथ में, एक के रेस्पेक्ट में b की स्पीड, एक के रेस्पेक्ट में b की स्पीड, एक के रेस्पेक्ट में v की स्पीड। तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी, लिख देता हूँ स्पीड की जगह वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, b का a के सापेक्ष वेग। इसका मतलब है a क्या देखेगा, b को किस स्पीड में भागते हुए देखेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे b
ग्राउंड ए ग्राउंड, यानी बी की स्पीड ग्राउंड के साथ माइनस ए की स्पीड ग्राउंड के साथ। देखो यार 15 में से 10 गए तो 5 बचे ना, फॉर्मूला बन गया इधर। ये लो, यदि आपको ए की वेलोसिटी पता लगानी है तो आप लिखेंगे वी ए बी, बी के रेस्पेक्ट में। भाई ए ने तो बी को देख लिया, बी ए को किस हिसाब से देखेगा, तो देखो ए ने बी को तेज भागते हुए देखा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बी ए को भी देखेगा 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन पीछे की ओर छोड़ता हुआ दिखेगा। ये आगे भागेगा, इसे लगेगा कि पीछे छूट रहा है, यानी ये माइनस में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी ए ग्राउंड माइनस वी बी ग्राउंड। ए में से बी को माइनस कर दो यार, सिंपल सी बात है। समझ में आया? एक फॉर्मूला ये बनता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल और ढंग से करूँगा, चिंता मत करो, ठीक है, और एक अच्छी कहानी भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये है सेम डायरेक्शन के लिए। किसके लिए है? सेम डायरेक्शन के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा मैंने मिटा दिया, सेम डायरेक्शन समान दिशा, ठीक है। लेकिन यदि अपोजिट की बात की जाए, अपोजिट की बात की जाए, अपोजिट यानी ऐसे समझ लो, अब की बार ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर नहीं भागेगा। मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। अब की बार क्या फील आएगा? फील लो भाई, फील लो, कहानी फीलिंग की है, वरना तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, उससे भी तुम आसानी से निकाल सकते हो। फीलिंग के लो भाई, फीलिंग कैसे आएगी? फीलिंग, ठीक है भाई, फीलिंग की बात करते हैं। एक आदमी ये है, एक आदमी ये है। अब की बार मैं इधर लिख देता हूँ, ये आदमी है बी जो हमने पहले भी लिया था, ये आदमी है ए हमने पहले भी लिया था। इसकी स्पीड इधर है, हम देखने से तो बी की स्पीड ग्राउंड के साथ, क्योंकि हम तो रुके हुए हैं तो हम ग्राउंड पे हैं, हमारी स्पीड ग्राउंड के बराबर मानी जाएगी, यानी 0 मानी जाएगी। ये है 15 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर जो वी ए है उसकी स्पीड ग्राउंड के साथ में 10 मीटर पर सेकंड इधर है। अब कैसा फील होगा इसे? तो जब हम देखेंगे तो हम इसे देखेंगे 1 सेकंड में ये यहाँ भाग कर आ गया, यहाँ पर कितना मीटर आया? 10 मीटर। ये आदमी को देखेंगे तो ये 1 सेकंड में यहाँ भाग कर चला गया है, यहाँ भाग कर चला गया है, कितना आया? 15 मीटर हमने देख लिया। लेकिन अब ये आदमी यानी ए यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, और बी यहाँ से उठकर यहाँ पे पहुँच गया। और जब इन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को देखा, ऐसे 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 देख लिया इन्होंने, जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो इन्हें पता लगा यार इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, और बढ़ गई है तो ए सोचेगा यार मैं तो रुका हूँ, ये कितना तेज भागा, तो ये भागा देखो 15 और 10, यहाँ से 1 सेकंड में निकल कर आ गई, डिस्टेंस 25 मीटर। तो ए को फील होगा कि ये दूर भाग रहा है, तेज भाग रहा है, और तब इसे फील आएगा कि यार ये तो 25 मीटर पर सेकंड से भाग गए, यानी उसकी स्पीड इसे बढ़ी हुई नजर आएगी। वैसे बी यदि देखेगा तो उसे 25 मीटर पर सेकंड से इधर भागता हुआ दिखेगा। इसलिए जब ये 15 वाला और ये 10 वाला जब चलते हैं तो 15 वाला अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाता है, तो हमें लगता है ये पीछे पीछे तो जा रहे, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। लेकिन यदि इसी आदमी को उल्टा भगा दूँ मैं ऐसे, और पीछे से देखेगा, ये पीछे करके देखेगा, तो इसे लगेगा कि ये तेज जा रहे हैं, ये तेज भाग रहा है। हम तो रुके हुए नजर आते हैं, लेकिन ये तेज भागता हुआ नजर आता है। इसीलिए जब 2 ट्रेनें ओवरटेक करती है, 2 ट्रेनें जब बराबर होती है, तो ऐसे लगता है पड़ोस वाली ट्रेन इतनी तेज नहीं भाग रही है, ठीक है। लेकिन जब 2 ट्रेनें ऐसे आती हैं तो हम लगता है हम खड़े हैं, पीछे वाली ट्रेन फटाफट ऐसे भाग गई। अरे सेम स्पीड है, लेकिन तुम अपने आप को रुका हुआ फील करते हो और सामने वाला तुम्हें तेज स्पीड में भागता हुआ दिखता है, यानी तुम्हारी स्पीड भी उसमें जुड़ी हुई है। देखो ए को यदि रुका हुआ मानूं मैं, तो ए की स्पीड भी इसमें जुड़ी हुई है, यानी ए को भी 15 से नहीं 25 से भागता हुआ दिखेगा। 25 क्यों है? क्योंकि 10 उसमें जुड़ गया है। यानी मैं ध्यान से देखूं तो वैसे तो फॉर्मूला यही होता है, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, फॉर्मूला तो यही होता है वी बी जी माइनस वी ए जी, दोनों को माइनस करना होता है रिलेटिव वेलोसिटी में। लेकिन ध्यान से देखो, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अपोजिट है तो मैं माइनस लगाऊंगा। वी बी को यदि मैं पॉजिटिव लूँ तो वी ए को मैं माइनस लगा दूंगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गया है। और मैं यहाँ लिखूंगा वी बी जी प्लस वी ए जी, और ये हो जाएगा यहाँ पर वी बी ए, यानी जुड़ा हुआ महसूस होगा, यानी जुड़ा हुआ महसूस होगा, यानी जुड़ा हुआ महसूस होगा। समझ में आया? अच्छा है कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई है, ठीक है। आज केवल हम इन्हीं फॉर्मूलाज पे बात करेंगे। यानी यदि आपका अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो आप रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले इस तरीके से लगाओगे, और जब सेम डायरेक्शन है तो इस तरीके से लगाओगे। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है, एक तो हम फील कर रहे हैं
भाई हम फील कर रहे हैं ये कैसे भाग रहे हैं, एक ये फील कर रहा है कि ये कैसे भाग रहा है। देखने का नज़रिया बदलो। एक पतासे वाला देख रहा है गाड़ी पे, दो लोग गाड़ी पे जा रहे हैं, एक तो पतासे वाला देख रहा है कि अच्छा गाड़ी में बैठे लोग जा रहे हैं, एक गाड़ी में बैठा हुआ दूसरे गाड़ी वाले को देख रहा है, अच्छा वो उस स्पीड से जा रहा है, अच्छा वो उस स्पीड से जा रहा है। बस में समझ लो यार, आप डेली कहीं भी आते जाते रहते हो, ध्यान से देखो, आप मोटरसाइकिल पे हो, ये बस है, ये बस है, और रास्ते में कोई आदमी खड़ा है, खड़ा आदमी आपको देख रहा है जाते हुए और खड़ा आदमी इसको देख रहा है जाते हुए, तो ये आप दोनों की जो भी वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो ग्राउंड के साथ होगी। लेकिन उस खड़ा आदमी को जो फील हो रहा है वो खड़ा आदमी फील कर रहा है। लेकिन अब इस गाड़ी में, इसमें आप जो मोटरसाइकिल पे बैठे हो, आप इधर हो, आपको क्या फील हो रहा है, ये बस कितनी स्पीड से जाती हुई दिख रही है, आपको बस कितनी स्पीड से जाती हुई दिख रही है, वो सवाल आएंगे। अब यहाँ फीलिंग बदल गई, खड़े आदमी की फीलिंग अलग है, आपकी फीलिंग अलग है। खड़े आदमी को बस अलग तरीके से चलते हुए दिख रही है, अलग स्पीड से चलते हुए दिख रही है, और इस यानी आपको जो आप मोटरसाइकिल पे हो अपनी पे, आपको ये बस अलग स्पीड से चलती हुई दिख रही है। हो सकता है आप इसे ओवरटेक करो या पीछे रह जाओ, बट अब डिपेंड करेगा कि आपको ये बस किस स्पीड से चलती हुई दिख रही है, उसे हम रिलेटिव मोशन में लेंगे। अब सवाल पूछा जा सकता है कि भाई नीचे खड़े आदमी यानी पतासी वाले को इस स्पीड से दिख रहा है, तो आप अपनी मोटरसाइकिल पे हो तो आपको बस किस स्पीड से चलती हुई दिखेगी। या ऐसे भी बोला जा सकता है कि आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हो, आपको बस इस स्पीड से चलती हुई दिख रही है, तो पतासी वाले को क्या फीलिंग आ रही है, उसे बस कितनी स्पीड से चलती हुई दिखेगी। ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है, बस फील बदलने की जरूरत है। यानी आप खड़े खड़े देख रहे हो तो आपको अपने दिमाग से गाड़ी वाला बनना है, और ये गाड़ी वाले हो तो आपको खड़े आदमी की तरह सोचना है कि खड़ा आदमी क्या सोच रहा होगा, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट चिंता मत करो, अगली क्लास में मैं इसे कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसे शानदार तरीके से बताऊंगा, यानी मंत्रास के तरीके से बताऊंगा, एकदम एक झटके में समझ में आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि यदि ये मिस हो गया तो जब आप वेक्टर्स पढ़ेंगे, सदिश पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपका ये मिस होएगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छे सवाल बनने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, और फिर मैं कल आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपने कभी ध्यान से सुनी भी नहीं होगी, रियलाइज़ भी नहीं की होगी, बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा दिल थाम के बैठो, पैसेंस रखो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपको मजा लगा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर में, हो सकता है थोड़ा रिलेटिव मोशन में कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, हम अगली क्लास लास्ट क्लास रखने वाले हैं जिसमें हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, तो क्लास को थोड़ा लंबा कर देंगे, और ग्राफ के साथ में सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, थोड़ा इस पर अपना दिमाग खर्च करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर भी मैं खत्म कर दूंगा, और कुछ सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ मंत्राज भी बताऊंगा। ठीक है, और रिलेटिव मोशन को मैं आसान बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब तो ठोक ही देना है यार, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, इंटरेक्ट कर सकूँ यार। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जो मुझे 30, 50, 100 लोग दिखते हैं तो अजीब सा लगता है यार, कम बच्चे, ज़्यादा लोग मिलो यार, मैसेज करो, मिल के बात करेंगे ना यार, आसानी से सवालों को सॉल्व करेंगे, चुटकियों में सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।